डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। 35,000 साल पुरानी हमारी मानव संस्कृति है, यानी मानव की उत्पत्ति 35,000 साल पुरानी पहले हुई और 22,000 साल पुरानी उत्पत्ति आयुर्वेद की मानी जाती है। यानी 22,000 साल से हमारी इस पृथ्वी पर आयुर्वेद है और हम उसका उपयोग करते आ रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है, विडंबना यह है कि बहुत कम लोग आयुर्वेद के महत्व को आज समझते हैं। हमारा जो देश है वो ऋषि मुनियों का देश रहा है, जो आयुर्वेदाचार्य रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन को उत्कृष्ट स्थिति में पहुंचाया, अधिकतम इस जीवन का उपयोग किया और कहते हैं कि 1000 साल उनकी उम्र हुआ करती थी। लेकिन आज हम जैसे जैसे आयुर्वेद से हटते गए, हम कमजोर होते गए और आज स्थिति यह है कि हम आयुर्वेद के महत्व को समझना चाहते हैं। बहरहाल ऐसे कई हमारे देश में लोग हैं जो आयुर्वेद पर लगातार काम कर रहे हैं, बहुत रिसर्च के साथ काम कर रहे हैं और ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि वो लोगों को उसका लाभ भी पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है डॉक्टर प्रीति कुलकर्णी जी, जो आयुर्वेदाचार्य हैं, नाड़ी विशेषज्ञ हैं और रावण आयुर्वेद पर लगातार काम कर रही हैं। प्रीति जी, बहुत स्वागत करते हैं। नमस्ते। सबसे पहले तो हम अच्छा ये लग रहा है कि आप नाड़ी विशेषज्ञ हैं, आप आयुर्वेदाचार्य हैं और आप बहुत रिसर्च कर रही हैं। रावण आयुर्वेद को भी आप लगातार पढ़ रही हैं, लोगों तक पहुंचा रही हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये आयुर्वेद की उत्पत्ति और उसकी भारत में स्थिति क्या रही? सर, आयुर्वेद की उत्पत्ति तो जब देव और असुरों का मंथन जो हुआ था, वहां से धन्वंतरी जी की उत्पत्ति हुई। जो 14 रत्न निकले, अच्छा, उसमें से एक धन्वंतरी जी थे। अच्छा। और वहां से आयुर्वेद की उत्पत्ति हो गई। अच्छा, धन्वंतरी जो है वो मूल इसके माने जाते हैं, आयुर्वेद के मूल आविष्कारक। हाँ। आयुर्वेद मतलब सिर्फ हम रोग के नाशक नहीं माने जाते, हम स्वास्थ्य की रक्षण करने वाले भी आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं। जी जी। तो धन्वंतरी जी की उत्पत्ति वहां से हुई। अच्छा। और भारत में तो सारा काम आयुर्वेद के साथ ही चलता रहा। पंच महाभूतों के हम उपासक रहे हैं। ऋग्वेद पहला अपना ग्रंथ रहा है, इसमें आयुर्वेद का जिक्र आया। हाँ, और जो पंच महाभूतों की पूजा करते हैं हम लोग, उसी के कारण हमारा सर्वाइवल भी है और हमारी स्ट्रेंथ भी है। जी। सिर्फ शरीर नहीं, शरीर, मन और बुद्धि के ऊपर हम तब भी काम करते थे, आज भी काम करते हैं। लेकिन एक वक्त तो था जब हम पूरा जो देश हमारा था, पूरा भारत जो है आयुर्वेदमय था, ऋषियों मुनियों की धरती थी ये, आयुर्वेद जन जन में था, लेकिन वो दूर होता गया। उसका क्या कारण मानते हैं? शिक्षण पद्धति उसमें काफी अभिभूत रही। जी। कि शिक्षण पहले जैसे गुरुकुल पद्धति थी। जी। आश्रम थे, जैसे गृहस्थाश्रम था, वानप्रस्थाश्रम था। जी। तो उसमें काफी बदलाव आ गए। पहले जैसे बच्चों को 8वें साल में गुरुकुल भेजा जाता था। जी। उनको शिक्षण तब से देना चालू करते थे, 8वें साल से। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि एक ब्रेन की परिपक्वता होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और अभी हम 1.5-2 साल से ही बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। जी। तो अगर आपने मूलभूत फर्क भी देखा होगा कि जो यूके डेवलप्ड कंट्रीज मानी जाती है आज के दिन, वहाँ के बच्चे 6 साल से पहले स्कूल नहीं जाते हैं। और अफ्रीका सबसे अनडेवलप्ड कंट्री है, वहाँ के बच्चे 1.5 साल में स्कूल जाते हैं और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। सरप्राइजिंग हो रहा है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। भले ही नर्सरी के नाम पे, भले ही हम बच्चों को पढ़ाते नहीं उसके नाम पे, लेकिन बच्चों की सबसे बड़ी गुरु तो माँ होनी चाहिए। जी। उसकी हेल्थ, बच्चों की हेल्थ माँ के हाथ में होती है। जी। और सिर्फ शारीरिक हेल्थ नहीं होती, मानसिक हेल्थ भी होती है, बौद्धिक हेल्थ भी होती है। और अपने यहाँ पे स्त्री शिक्षण इसलिए शुरू किया था कि अगर एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा घर वेल कल्चर्ड और वेल एजुकेटेड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो पढ़ने के बावजूद भी, एक शिक्षित माँ होने के बावजूद भी, अगर बच्चा अनपढ़ मेड के हाथ में पल रहा है जी, तो वो स्त्री शिक्षण का मतलब क्या है? आप रावण आयुर्वेद पर काम करती हैं। ये रावण और आयुर्विद्या, रावण आयुर्विद्या जो है ये क्या है?
सर रावण आयुर्विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता थे जी। और उन्होंने नाड़ी परीक्षा इनोवेट की है। अच्छा, शुरुआत की है। नाड़ी का जो इजाद है वो रावण ने ही किया। हाँ, नहीं किया, आविष्कार उन्होंने किया जी। उनका बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा काम था। ही वॉज अ ग्रेट पेडियाट्रिशियन। अच्छा, ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन। उनकी जो अगर वीणा देखेंगे हम जी, उनके बहुत अलग अलग तरह की वीणा थे। अच्छा। जो हम आज भी यूज करते हैं। अच्छा। कि अलग अलग बच्चों को हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ बढ़ा कर रहे हैं। अच्छा, कि किस बच्चे को किस तरह का प्रॉब्लम है, तो किसी को हम तबला के लिए बोलते हैं, किसी को गिटार के लिए बोलते हैं। अच्छा, तो वो हम बच्चों के लिए एज ए म्यूजिशियन भी अच्छा काम करते हैं। और हर एक का मंत्र भी अलग होता है। जी जी जी। तो वो सारा रावण जी का है। अब आप जो काम कर रही हैं उस पर हम बात करना चाहेंगे। आप आयुर्वेद की तरफ कैसे आपका डाइवर्शन हुआ, कैसे ये कब से समझना शुरू किया आपने? और आप तो चूंकि आप प्रोफेशनली कर रही हैं इसको, तो ये बीज कब से पैदा, बीज का रोपण कैसे हुआ? सर बीज का रोपण वो तो एक बहुत बड़ी स्टोरी है जी। तब तो ऐसा समय था ना कि जो पेरेंट्स बोलते थे वो हम मान लेते थे। तो मेरे पापा की बहुत इच्छा थी, मेरे पिताजी की, कि मैं नाड़ी देखूं लोगों की, नाड़ी वैद्य बनूं। अच्छा, हाँ। तो उस समय मैं बहुत झुंझलाती थी कि क्या नाड़ी मुझे तो जूलॉजी का प्रोफेसर बनना था। अच्छा अच्छा, MSc जूलॉजी करना था। कितनी उम्र की रही थी उस समय? 17 साल की। 17 साल की रही। तो फिर उस समय परसेंटेज, 12th के परसेंटेज पे एडमिशन होते थे। अच्छा, तो उस समय मुझे आयुर्वेद में नागपुर में एडमिशन मिली। अच्छा, पापा ने बहुत किया, नहीं तुमको यही करना है और ये नहीं करना है तो फिर लॉ करना है। अच्छा, वो उनका था डिसीजन। अच्छा, और उसके बाद में फिर डॉक्टर व्याघ्रालकर के बारे में मैं देखती थी कि ग्लैमर, आयुर्वेद का ग्लैमर उन्होंने स्थापित किया था। अच्छा, फिर डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय जो मेरे गुरु रहे। अच्छा, तो उन्होंने, उनका नाड़ी के ऊपर बहुत अच्छा हाथ है। अच्छा, तो उनका मेरे जीवन पे पूरे बहुत अच्छा प्रभाव रहा। अच्छा, और आज भी उनका आशीर्वाद मेरे सर पे है। जी जी जी। तो वो उनकी देन है जो मैं यहाँ पे हूँ। क्या बात है। हाँ, एक मेरे पिताजी डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय जी। जी जी। तो आयुर्वेद में अब आप क्या कर रही हैं? मतलब आपका जो प्रोफेशन है उसमें आप स्पेशली किस पर काम करती हैं? स्पेशली सर मैं बच्चों को हमने ये करा है, फोकस किया है जी। गर्भ संस्कार से लेके, अच्छा। मतलब बच्चा पेट में आ गया, अच्छा, वहां से लेके आगे तक। अरे वाह। तो हम उनकी इम्यूनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं जी। नॉट ओनली फिजिकल इम्यूनिटी, उनका मानसिक बैलेंस भी होना चाहिए, उनका बौद्धिक एनरिचमेंट भी होनी चाहिए जी। और स्पिरिचुअल एनरिचमेंट भी होनी चाहिए। अच्छा, और भगवान की दया से ऐसे बच्चे मिल भी रहे। अरे वाह। शायद बोलते हैं ना कि अपनी जैसी इच्छा होती है वैसा सराउंडिंग हो जाता है। तो अब एक गर्भ धारण करने वाली जो महिला होती है वो आप तक आती है, तो आप उनको क्या गाइड करती हैं? मतलब कैसे उनको बताती हैं, क्या बताती हैं? नहीं, सबसे पहले तो शरीर शुद्धि करके भी आते हैं। अच्छा। या प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद भी आते हैं। एक्चुअली अपने पास डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट बहुत पुरातन चला है। डिजाइनर बेबी यानी आप जैसा चाहें वैसा बच्चा आप एग्जैक्टली ला सकते हैं। एग्जैक्टली, अगर माता पिता को दोनों को स्पेक्स है, क्या बात, और हम चाहते कि बच्चों में स्पेक्स ना रहे जी। तो जिस महीने में बच्चे की आंखें तैयार हो रही है जी, उस समय अगर हम उनको इम्यूनिटी और उनको टॉनिक देते हैं, क्या बात, तो बच्चे की आंखें अच्छी रहती है। अच्छा। या स्किन के ऊपर काम कर सकते हैं जी जी, कि दोनों फैमिलीज में अगर कुछ स्किन डिसीजेस है जी, या कुछ साइकोलॉजिकल डिसीजेस है जी, तो उसके ऊपर हम काम करते हैं। अच्छा, एंड नो डाउट इट वर्क्स। अच्छा अच्छा, आप कैसे काम, मतलब मुझे थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि शुरू से लेकर आप बताएं कि कैसे आप गर्भधारण से लेकर कैसे जब बच्चा कंसीव होता है। हर महीने माता पिता आते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है। हर महीने जो जो ऑर्गन्स बनते हैं उस ऑर्गन पे कुछ मेडिसिन दी जाती है। उसके साथ हम गर्भ संवाद करते हैं। माँ को हम योग निद्रा में लेके जाके उनके सबकॉन्शियस माइंड के साथ, क्या बात है, बच्चों के साथ हम बात करते हैं जी। और जो चीज माता पिता एक्स्ट्रा चाहते हैं जी, कि एक होता है ना, माता को लगता है कि पिताजी का ये गुण बहुत अच्छा है जी, ये मेरे बच्चे में होना चाहिए। ये गुण नहीं होना चाहिए।
तो वो चीज हम जैसे बच्चों को बताते जाते हैं, अच्छा। ऐसे पेट के ऊपर हाथ रखते हुए, अच्छा, अच्छा। ओंकार का ध्वनि है, अच्छा। या कुछ मंत्र है स्पेसिफिक, तो बच्चे उसको रिस्पॉन्स बाद में शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो बच्चे सुनते हैं। अच्छा। और जो मंत्र हम उस समय सुनाते हैं जी, अगर बच्चा बाद में, उसके बर्थ के बाद में, जब बच्चा क्रैंकी होता है, रोता है, मायूस होता है, उस समय हम जो वो गाना सुनाते हैं या मंत्र सुनाते हैं, तो बच्चा जल्दी रिकवर हो जाता है। उसका इम्पैक्ट होता है बहुत जल्दी होता है। अच्छा, कब से कर रही हैं आप ये काम? ये बच्चों के ऊपर तो 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अब बच्चे शायद बड़े हो गए होंगे, काफी बड़े हैं। अच्छा। हाँ, तो उनके ऊपर के कुछ मंत्र है या कुछ गाने हैं जी। तो अब जैसे बच्चे को कभी कम मार्क्स हो गए या बच्चे झगड़ा करके स्कूल से आते हैं और उनको अपने को स्टेबल करना है, तो बस जस्ट वो गाना लगा दो। अच्छा। बच्चा खाते पीते वो ठीक हो जाता है। अच्छा, अच्छा। है ना। उन बच्चों में क्या बदलाव पाया आपने, जो बच्चे आपने ट्रीट किए बचपन से? सर, सबसे पहले तो वो मोबाइल के फैन नहीं है। अच्छा। इतने मोबाइल के सीजन में भी, क्या बात, कोरोना और वो सब में, जहाँ पे बच्चे क्या बड़े भी कोरोना के मोबाइल के एडिक्शन में आ गए थे। अच्छा, अच्छा। तो वो बच्चे मोबाइल के एडिक्शन में नहीं है। वो बच्चे बिना टीवी देखते हुए भी खाना खाते हैं। अच्छा। वो मैगी और कोल्ड ड्रिंक्स के चाहत वाले नहीं है। जी, जी, जी। और उनकी ग्रास्पिंग अच्छी है। अच्छा। उनकी मेमोरी अच्छी है और सबसे ज्यादा उनकी सद विवेक बुद्धि अच्छी है। अच्छा। हमको सिर्फ बुद्धि नहीं चाहिए सर। जी, जी। कि जैसे रावण जैसे हमने अच्छी बातें भी सीखी जी, कुछ बुरी बातें भी अपने को छोड़नी चाहिए। निश्चित। कि अपने को बुद्धि तो चाहिए लेकिन सद विवेक बुद्धि चाहिए, यानी पॉजिटिविटी वाली बुद्धि चाहिए, सकारात्मक चाहिए। हाँ, कि अहंकार रहित बुद्धि चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात है। तो वो अच्छा, अच्छा। हाँ। बच्चों की आप क्या रोजमर्रा पे भी काम करती हैं कि कब उठना है, कब नाश्ता करना है, कब खाना खाना है, कब पढ़ाई करना है, कब सोना है? एग्जैक्टली। कि स्कूल जाने से पहले आपको किस सीजन में क्या खाना है, आपकी प्रकृति क्या है, अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति आपका वर्किंग पैटर्न कैसा है। बहुत सारे बच्चों से तो हमने ट्यूशंस भी छुड़वा दिए। अच्छा। और बिना ट्यूशन के भी वो अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, काफी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आप जो प्रकृति बात करती हैं, तो क्या आप हर बच्चे की प्रकृति अलग अलग होती है और उसको अलग अलग तरह से आप ट्रीट करती हैं? एग्जैक्टली। अच्छा। हर इंसान की प्रकृति अलग है जी। उसको अलग फूड की जरूरत है। अच्छा। उसको अलग म्यूजिक की जरूरत है, उसको अलग कोचिंग की जरूरत है जी। और हर एक का फ्यूचर अलग है जी। तो हर एक को आप स्पेसिफिक कोचिंग क्लासेस में नहीं डाल सकते। बिल्कुल। कोई स्पेसिफिक कोचिंग क्लासेस में जाके आप कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशन में ही जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और हर इंसान उसी प्रोफेशन के लिए नहीं बना है। बिल्कुल सही बात है। तो उसका काउंसलिंग करना पड़ता है जी। और काउंसलिंग के साथ फूड फैक्टर्स है, उसकी एक्सरसाइजेस है, सबकी अलग अलग होती है। अच्छा। हर एक को स्विमिंग सूट नहीं करता। बिल्कुल। ऐसा नहीं ना कि पेरेंट्स की इच्छा अधूरी रह गई कि मुझे स्विमिंग सीखना था। बिल्कुल। तो हर बच्चा स्विमिंग नहीं जा सकता जी। अच्छा, आज अगर किसी व्यक्ति को अपनी प्रकृति जानना हो, मान लीजिए कि वो 40 साल का है, 45 साल का, 50 साल का व्यक्ति है, 60 साल का व्यक्ति है, तो कैसे जानेंगे आप? सर, उसके लिए अपने पास सॉफ्टवेयर है। अच्छा। तो उसके क्वेश्चन आंसर के सेशंस होते हैं। अच्छा। उसके बाद में वो पूरा हाथ में रिपोर्ट आ जाता है। अच्छा। कि कितना कफ है, कितना पित्त है, कितना वात है, उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अच्छा, अच्छा। कि कफ के भी प्रकार, सत्व रज तम भी है जी जी, उसके भी अलग अलग प्रकार है। उसके अकॉर्डिंग आपका करियर है क्या। अच्छा। और अगर नहीं है तो उसको बैलेंस करने के लिए अच्छा, आपको किस सपोर्ट की जरूरत है। अरे वाह। अच्छा। तो आपका फूड क्या होना चाहिए, आपकी एक्सरसाइज, सबको कपालभाति सूट नहीं करता है, करेगा। सबको सितकारी सूट नहीं करेगा, सबको उज्जयी सूट नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं ना कि योग कर रहे तो सब कुछ करना है। हाँ, ऐसा नहीं। इस लिहाज से मुझे लगता है कि हमको जो योग, हमारे जो योगाचार्य हैं वो तो सबको एक जैसा तब बताते हैं कि आप सबको कपालभाति करना है, सबको भस्त्रिका करना है, सबको जो है वो अनुलोम विलोम करना है। तो क्या आपको लगता है कि वहां बहुत करेक्शन की आवश्यकता है? हर व्यक्ति की प्रकृति पहले जांची जाए और उस व्यक्ति के उसके हिसाब से उसको बताया जाए। एग्जैक्टली सर जी। लेकिन ये मैं थोड़ा सा अच्छा समझती हूँ कि पिछले कुछ साल में, 15 साल में एटलीस्ट योग के बारे में लोग जागरूक हुए हैं। बिल्कुल, है ना।
अब उसमें स्पेसिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि 200-300 साल तो वो सब बंद ही था। बिल्कुल। एटलीस्ट चालू हो गया, अब स्पेसिफिकेशन करेंगे। जी जी जी। और लोग कर रहे हैं, क्योंकि योग में पीएचडी कर रहे हैं, लोग में स्पेसिफिक ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं। जी हाँ। तो वो भी एक अच्छी स्टेप्स हो रही है। एक आम आदमी की लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसको कब उठना चाहिए? हम चाहते हैं कि आप बताएंगे तो शायद उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन को बेहतर बनाए, लेकिन कई बार उसे प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती है। कैसी होना चाहिए सुबह से लेकर रात तक की जीवनचर्या? देखा जाए तो सर मतलब भले ये बहुत सारे लोगों को लगेगा ये इमेजिनरी है, ड्रीमी है, लेकिन सूर्योदय के पहले 1.5 घंटा हम उठ सकते हैं। अच्छा। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी नींद पूरी नहीं होती जी। लेकिन जरूरत नहीं कि सब 8 घंटा सोए। बिल्कुल। और सपोज आज कोई 8 बजे उठ रहा है तो हम हर हफ्ते 15 मिनट अर्ली करके अच्छा उसको हम टारगेट तक 1 साल में 1.5 साल में ला सकते हैं। कोई भी समय गलत नहीं ना, गलत कि भले लेट है। हाँ। लेकिन ठीक है, 1.5 साल में हम उस टारगेट तक पहुंच जाएंगे, अचीव कर सकते हैं, कर लेंगे। उतना खुद के ऊपर भरोसा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, मतलब सूरज से 1.5 घंटे पहले। एग्जैक्टली। सूर्योदय के पहले अगर हम उठे तब हम पानी पिए। ठीक है। सूर्योदय के बाद में जब हम उठ के घटाघट 4 गिलास पानी पिएंगे तो निश्चित हम डायबिटीज के शिकार होंगे। अच्छा। हाँ, ये श्योर। क्या बात कि कुछ क्या हुआ ना, मिथ सर आधी अधूरे नॉलेज के साथ आगे बढ़ रहा है कि सुबह उठ के पानी पियो, लेकिन उठो कब? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब अगर पानी आपको 4 गिलास पीना है या 3 गिलास पीना है तो आपको सूर्योदय से पहले अगर आप उठ रहे हैं। हाँ, जब आप वातज काल में उठ रहे हो। अच्छा। तो आपको उसका निश्चित लाभ होगा। ठीक है। लेकिन कफज काल में उठ के अगर आप इतना पानी पी रहे हो, अच्छा, तो नुकसान होगा। तो आपको नुकसान पक्के से होगा। थायराइड भी आपका डिस्टर्ब होगा। अच्छा। आपका डायबिटीज भी डिस्टर्ब होगा। अच्छा। बेसिकली आपका मेटाबॉलिज्म रेट पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने कहा कि चलिए हम उठ गए, हमने पानी पी लिया, उसके बाद हम क्या दिनचर्या होगा? उसके बाद में हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें जी। उससे भी ज्यादा अगर हम बहुत स्पेसिफिक में जाएंगे तो नहा के अगर हम योग अभ्यास करेंगे। अच्छा। क्योंकि योग कोई एक्सरसाइज नहीं है। बिल्कुल सही। वो अभ्यास है। और ध्यान भी अगर हम नहा के करते हैं तो उसके रिजल्ट्स फैंटास्टिक है। अच्छा। अभी मैं कार्तिक स्नान के साथ ही बहुत सारी लड़कियों का पीसीओडी ठीक करती हूँ। अच्छा। कि वो सिर्फ सुबह उठ के नहाते हैं। अच्छा। या जो स्किन में ड्राइनेस आती है आने वाले सीजन में, आप 1 महीना सूर्योदय के पहले उठ के नहाइए। अच्छा। और आप भूल जाइए कि आपको कोई लोशन लगेगा, ना आपको स्किन आपकी क्रैक होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं कि आप फिर ब्रेकफास्ट पर आते हैं। ब्रेकफास्ट आपका सूर्योदय के 2.5 घंटे में जी आपका मैक्सिमम न्यूट्रिशन वाला फूड, आप उसको नाश्ता बोलिए, आप उसको खाना बोलिए, जो आप भोजन बोलना है, लेकिन मैक्सिमम न्यूट्रिशन वाला फूड आपका सूर्योदय के 2.5 घंटे में हो जाना चाहिए। उसमें फूड में क्या क्या होना चाहिए न्यूट्रिशन? सर न्यूट्रिशन में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद में तो रसात्मक भोजन है जी। आप एलोपैथी से मॉडर्न से भी देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स वो सब होने चाहिए। ऐसा नहीं कि लो कार्ब भोजन, उससे ब्रेन के ऊपर बहुत एंजाइटी बढ़ रही लोगों की, मेमोरी लॉस हो रहा है ना, अल्जाइमर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। कि हम अगर ब्रेकफास्ट लो कार्ब से कर रहे हैं तो षड्रसात्मक भोजन होना जरूरी है जी। और उसके बाद में फिर चाहे तो दोपहर में आप फ्रूट्स लीजिए या हल्का कुछ भोजन लीजिए, लेकिन 4.5-5 घंटे में एक भोजन अपना बच जाता है। अच्छा। और रात का भोजन आपका सूर्यास्त के पहले हो जाए जी। जरूरी नहीं कि आप पूरा षड्रसात्मक ले लो रात के समय पे, वो आपका मिनी मील हो जाए तो भी चलेगा जी। लेकिन वो समय आपको पक्का निश्चित करना जरूरी है कुछ दिन तक जी। अगर आप रास्ते में हैं, आप मार्केटिंग जॉब में हैं या सेल्स में हैं जी। तो अगर आप वेट करोगे कि मैं घर जाके ही खाना खाऊं तो शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप 5-5:30 बजे जहां पे आप जो मिले वो खा लो, आपने खा लिया, आप एसिड सिक्रेशंस मत नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो वो अगर आप एक आदत लगाते ना स्टमक को जी, बिल्कुल, तो वो काम हो जाए। और हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। उसी तरह मैं एक और जोड़ती हूँ,
जितना अन्न उतनी बुद्धि। अच्छा, अन्न से भी ज्यादा न्यूट्रिशन। हाँ, कई बार हम न्यूट्रिशन को भूल ही जाते हैं, हम सिर्फ अन्न पर कंसंट्रेट करते हैं। इतनी रोटियां खाना है हमको। हाँ, या मैं बादाम खा रहा हूँ तो मेरा हो जाएगा, या मैं सेब खा रहा हूँ। अब सेब तो अपने यहाँ पे इंदौर में तो चलेगा ही नहीं। बिल्कुल, उससे वात बढ़ेगा। अच्छा, हाँ, लेकिन क्लाइमेट वाइज भी फर्क पड़ता है। हाँ, रीजनल फूड का बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, अपने यहाँ पे जो रीजनल है, पपीता अपना रीजनल है, अनार रीजनल है, जामफल रीजनल है, वो अपने को जितना काम करेंगे, अच्छा, उतना काम सेव करेंगे, क्योंकि वो अपने तक आते आते इतना बासी हो जाता है। वो सही बात है, सही बात है। तो कैसे खाए हम? अच्छी बात है। आप इसके अलावा आप बच्चों पे आयुर्वेद करती हैं, इसके अलावा आप क्या क्या, मतलब किस तरह के पेशेंट देखती हैं और क्या क्या करती हैं? एक तो अपने पास जो पेशेंट आते हैं वो सब क्रॉनिक होते हैं जी, तो सब मन से हारे रहते हैं, धन से हारे रहते हैं। बिल्कुल। तो वहां से उठाना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। निश्चित। तो वो हम काम करते हैं। और ऐसे कुछ लोग हैं कि जो पेशेंट बन के नहीं आते जी, वो खुद के एनहांसमेंट के लिए आते हैं जी, कि मेरी आयु अच्छी होनी चाहिए, या जहां तक मैं जीऊं वो मैं समाज की कुछ काम करूं। बिल्कुल, आखिरी समय तक मैं समाज का काम करूं। बिल्कुल बिल्कुल। और तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ जी। उनका लाइफ एनहांस करना, छोटी छोटी आदतें की जैसे नाक में घी डालना है, नाक में ऑयल डालना है, अकॉर्डिंग टू सीजन वो चेंज होता है। अच्छा, कि कब सरसों का तेल डालना है, कब गाय का घी डालना है, इट डिफरेंस। और जब हर महीने वो लोग आते हैं अपने साथ, तो हम हर महीने उनको बताते हैं। यूजुअली स्वर्ण प्राशन के दिन ऐसे लोग आ ही जाते हैं। अच्छा, हर महीने एक नई टिप्स के साथ वो कुछ पोटली लेके जाते हैं। वो सिर्फ सोना लेके नहीं जाते, लेकिन ज्ञान भी लेके जाते हैं। हाँ, एक नई हर महीने की टिप लेके जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। कैसे, मतलब वो बच्चे जो आयुर्वेद में आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि जो आपके पास में ज्ञान है वो, या जो आयुर्वेदों के पास ज्ञान, आयुर्वेद चारक के पास ज्ञान है, वो लोगों तक पहुंचे और फिर से हमारा देश उस तरह से हो जाए जैसे ऋषि मुनियों का देश था। जो बच्चे आयुर्वेद में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? या जिनका इंटरेस्ट नहीं भी है? नहीं, जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनको हम कुछ वो ना आए जी, है ना। जिनको आयुर्वेद के प्रति सही में जिज्ञासा है, क्योंकि आयुर्वेद में आने के लिए ना सही में एक थोड़ा सा हाई बुद्धिमत्ता का जरूरत है। अगर आप अभी का सिलेबस देखेंगे ना आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स का और एलोपैथी स्टूडेंट्स का, एलोपैथी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट पढ़ता है। ठीक है। आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स का अगर आप देखोगे तो उनके परसेंटेज कम होते हैं, लेकिन उनको पदार्थ विज्ञान मतलब आयुर्वेदिक फिलोसफी, भारतीय तत्व ज्ञान ये पढ़ना पड़ता है। आयुर्वेद का इतिहास पढ़ना पड़ता है। आयुर्वेदिक एनाटॉमी, आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी ये अलग होती है। उसके साथ उनको मॉडर्न का भी पढ़ना पड़ता है, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज उनके साथ ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके लिए एक अधिकतम बुद्धिमत्ता की जरूरत है जी। तो ऐसे बच्चे आ जाए, तो इंटरेस्ट के साथ आए जी जी। भविष्य क्या है इसको लेकर? क्योंकि जब कोई व्यक्ति पढ़ाई करेगा इस विषय में, निश्चित रूप से ठीक है उसका इंटरेस्ट है और वो आयुर्वेदाचार्य बनना चाहता है, लेकिन भविष्य क्या है इस आयुर्वेद? सर अभी देखिए टीचिंग प्रोफेशन में इसका बहुत अच्छा, क्योंकि भारत में बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस है। अच्छा। टीचिंग में आप रीडर, प्रोफेसर आगे तक भी जाते हो, MD PhD करते हो। CCRS करके अपनी संस्था है जो रिसर्च करती है काफी। अच्छा। आयुष के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं वो स्पेसिफिकली आयुर्वेद के साथ काम करते हैं। अच्छा। अभी आयुष डिपार्टमेंट ने जो गुजरात में WHO का आयुर्वेदिक विंग पूरा खुला हुआ है। नस्य करके नस्य क्या बहुत सारी है, जैसे आयुर्वेद महासंगठन है, आरोग्य भारती है, नस्य है, ऐसी बहुत सारी संगठनाएं हैं जो आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, यहाँ पे बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटीज भी है। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो वहाँ पे आयुष डिपार्टमेंट उनके साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। मतलब हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी आयुर्वेद को लिया जा रहा है। बहुत अच्छे से लिया, और ऑलमोस्ट पिछले 8-10 साल से तो हो ही रहा है। क्या बात है। और मतलब रिसर्च में भी लोग जा रहे हैं। अब मेरे खुद के IIT इंदौर के साथ भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अच्छा।
इवन IIT वाले इसके साथ आयुर्वेद के साथ कुछ करना चाहते हैं। अच्छा। NIT वाले कर रहे हैं, VIT वाले कर रहे हैं। अच्छा। तो बस मेरा ये मानना है कि अगर टेक्निकल फील्ड आयुर्वेद के साथ जुड़ जाए जी, तो शायद आयुर्वेद में और कुछ अच्छा हो सकता है, क्रांतिकारी बदल। क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन जो है विदाउट बायोकेमिस्ट्री, विदाउट टेक्निकल चीजें आगे बढ़ ही नहीं सकती। निश्चित रूप से टेक्निकल हैंड उनको अच्छा मिला इसलिए वो आगे बढ़े। बिल्कुल सही। तो यही बात अब आयुर्वेद के साथ हो रही है। जी 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 जी। तो देश बदल रहा है, सोच बदल रही है। मुझे लगता है कि भविष्य बहुत स्वर्णिम है, बहुत अच्छा। डॉक्टर प्रीति कुलकर्णी, आपसे बातचीत हुई और निश्चित रूप से जानिए कि आयुर्वेद के बारे में और रावण आयुर्विज्ञान के बारे में और बहुत सी महत्वपूर्ण बातों पे आपने हमें जानकारी दी। इवन सर शुभदीप आयुर्वेद कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ। अच्छा। और मैं स्टूडेंट्स पढ़ा भी रही हूँ। तो वहाँ पे बच्चे अच्छे से तैयार हो रहे। जो होता है ना कि बच्चों में अंदर जागृति, पहले कैसे आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स ऐसे थे कि उनको गवर्नमेंट जॉब ही करना था। जी बिल्कुल। अब ऐसा नहीं रहा। गवर्नमेंट जॉब्स तो है नो डाउट आयुर्वेदिक टीचर्स के लिए या आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स के लिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आयुर्वेदिक जॉब्स है, लेकिन बच्चे अब उससे ऊपर उठ के कुछ करना चाहते हैं। खुद भी आयुर्वेदाचार्य बन सकते हैं, खुद भी आयुर्वेदाचार्य भी बन सकते हैं, खुद का प्रोडक्शन हाउस भी कर सकते हैं, रिसर्च में भी जा सकते हैं, टीचिंग में भी जा सकते हैं। यानी स्कोप अब बन गए हैं और आने वाला जो भविष्य है वो निश्चित रूप से आयुर्वेद का है। इवन योग मास्टर भी बन सकते हैं। जी जी जी। और योग मास्टर के अगर आप सही में अच्छे योग मास्टर्स की फीस देखोगे जी तो बहुत अच्छी खासी है। जी जी। प्रीति कुलकर्णी जी, आपसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। तो आयुर्वेद को आपने समझा डॉक्टर प्रीति कुलकर्णी की नजर से। निश्चित रूप से भविष्य बहुत अच्छा है और ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में आयुर्वेद को अब समझा जा रहा है, बल्कि यूनिवर्सिटीज भी ओपन हो गई हैं। और यदि आप अपना करियर भी की बात भी करें तो बहुत अच्छा करियर होगा। और यदि आप 5 साल बाद 7 साल बाद एक आयुर्वेद के स्टूडेंट बनकर निकलेंगे, आप PhD करके निकलेंगे, तो निश्चित मानिए आप उन लोगों से आगे होंगे जो नॉर्मल डिग्रीज ले रहे हैं और जो बाकी जो कन्वेंशनल डिग्रीज की बात कर रहे हैं उनसे आप काफी आगे होंगे। तो आप आयुर्वेद को समझिए और न सिर्फ समझिए बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी समझाइए और कोशिश कीजिए कि इस विधा में आए और अपने आप के जीवन को स्वर्णिम करें। बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।